हेलो टू एवरीवन। सो सीएसआर नेट के इस सीरीज़ में हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। वैसे तो काफ़ी ह्यूज है, इस पर पूरा जो लेक्चर है वो 1 घंटे में ख़त्म नहीं हो सकता है, बट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल आप देखेंगे तो एक ट्रेंड है इस तरीके का कि एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में रिएक्शन से जुड़ा हुआ सवाल जो है वो हर साल आता है। ठीक है, जब भी एग्जाम होगा आप ये सवाल ज़रूर देखेंगे। तो कंजर्वेशन रूल्स आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, इसके अलावा जो रिएक्शंस के टाइप्स हैं वो आप कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेज, इनका जो है यहाँ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में क्या यूज़ है। तो आप जानते हैं कि जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, वीक, इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। बट ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कारण इसका ये है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कम लगने वाला फोर्स है, इतना वीक है कि हम इसे फोर्स कह भी नहीं सकते। दरअसल ये एक तरीके का अफेक्ट है दरअसल जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, आइंस्टीन ने अपने जीटीआर के अंदर बताया भी है ये चीज़ कि ग्रेविटी एक टाइप का फोर्स नहीं है, एक टाइप का अफेक्ट है जो कब अराइज होगा, जब स्पेस टाइम फैब्रिक में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, वो बैंड होगा तो आपको जो है जितना अधिक बैंड देखने को मिलेगा उतना अधिक मास होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ से बाहर निकाला गया है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स से। ठीक है, और आइंस्टीन जीटीआर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है यहाँ 3 टाइप के फोर्सेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, इसके अलावा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक। सबके अपने अपने मीडिएट पार्टिकल्स भी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग के केस में ग्लूऑन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में फोटॉन्स हैं और वीक के केस में है WZ बोसॉन्स। ओके, सो अब हम बात ये करते हैं कि स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक जो फोर्सेस हैं इनको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को देख करके। ठीक है, कुछ कंजर्वेशन लॉज यहाँ वैलिडेट करवाने पड़ेंगे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होने के लिए कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज वैलिड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए कौन से कंजर्वेशन लॉज वैलिड है, वीक के लिए कौन से कंजर्वेशन लॉज यहाँ पर वैलिड है। ओके, तो इसको जानने से पहले आपको कुछ की टर्म्स वो जान लेनी चाहिए पार्टिकल फिजिक्स में, क्योंकि इसके बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ये की टर्म्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब आप रिएक्शंस को देखेंगे तो उससे आप डायरेक्टली जज करके बता सकते हैं कौन से टाइप की रिएक्शन है, और उसके हिसाब से आप लाइफ टाइम भी बता सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का भी और उस रिएक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो चीज़ें आपको पढ़नी है इस केस में, ठीक है, जान लेनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। C, P, T एंड CPT। सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या चीज़ है? ये कंजर्वेशन लॉज बेस्ड ऑन सिमेट्री है। जैसे इसको हम बोलेंगे चार्ज कंजुगेशन, इसको बोलेंगे पैरिटी, इसको बोलेंगे टाइम रिवर्सल, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? एक पता होना चाहिए आपको आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होता है, स्ट्रेंजनेस क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो हाइपर चार्ज है ये भी आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें हैं। ओके, तो बारी बारी से मैं डिस्कस करता हूँ। एक बार सबसे पहले बात करता हूँ चार्ज कंजुगेशन की। सो चार्ज कंजुगेशन का मतलब होता है कि अगर आप पार्टिकल को एंटी पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको सिमिलर देखने को मिलती हैं। तो हम कहेंगे यहां भी चार्ज कंजुगेशन जो है वो सिमेट्री यहां पर वैलिड है। उदाहरण के तौर पे जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है इसे आप रिप्लेस कर दे पॉजिट्रॉन से, और जो हमारे पास प्रोटॉन है इसे आप रिप्लेस कर दे एंटी प्रोटॉन से। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इस हाइड्रोजन एटम की रहेंगी वो सिमिलर रहेंगी उस पर्सन या उस ऑब्जर्वर के लिए जो खुद एंटी मैटर का बना हुआ है। तो यहां पर चार्ज कंजुगेशन पैरिटी जो है, चार्ज कंजुगेशन जो सिमेट्री है, इस प्रकार से हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पैरिटी। तो पैरिटी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरिटी ऑपरेटर आप जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर भी डील करते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां मिरर इमेज देखा जाता है, मतलब जो हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z, इनका मिरर इमेज क्या होगा? इनका मिरर इमेज होगा -x, -y और -z। तो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी x, y, z में और वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी इस केस में अगर ये सिमिलर हमें देखने को मिलती है तो हम कहेंगे इवन पैरिटी है। ठीक है, और अगर हमें इसका रिवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है तो फिर हम कहेंगे इट एग्जिबिट, दिस वेव फंक्शन एग्जिबिट द ऑड पैरिटी। तो अगर हम यहाँ पैरिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इस पैरिटी ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज 2 हो सकते हैं, आइदर +1 और -1। +1 corresponds to even parity and -1 corresponds to odd parity।
ठीक है। नेक्स्ट हम टाइम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। टाइम रिवर्सल बिल्कुल ईजी है कि टाइम जब हम रिवर्स करें तो टाइम को रिवर्स करने का मतलब वेव फंक्शन का प्रॉपर्टी यहां पर ये रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे टाइम रिवर्सल, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है सीपीटी। तो चार्ज कंजुगेशन, पैरिटी और टाइम रिवर्सल तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास कंजर्वेशन रूल के दौरान हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन। आइसोस्पिन आप देखेंगे, स्पिन और आइसोस्पिन दोनों डिफरेंट एक्चुअल में, ठीक है। आइसोस्पिन का मतलब होता है सेम स्पिन। जस्ट एक क्लासिफाई करने के लिए हमने इसको डिस्कस किया। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियॉन्स में कौन मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है। एक्चुअल में इन दोनों का स्पिन जो है ना वो सेम रहता है। कितना होता है, हाफ इसका होता है, हाफ इसका होता है। क्योंकि न्यूक्लियॉन में हम लोग इन दोनों को डिफर नहीं कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, इसलिए हम एक अलग से यूज कर लेते हैं आइसोस्पिन, जिसका हम प्रोजेक्शन जब डालते हैं, प्रोजेक्शन यानी कि हमारे पास थर्ड कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट जिसे हम थर्ड आइसोस्पिन कह रहे हैं, तो इसका वैल्यू इन दोनों के लिए डिफरेंट आ जाता है। मास भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा मिलेगा आपको। प्रोटॉन का मास होता है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर सी स्क्वायर आप करिए, ठीक है। रेस्ट मास एनर्जी होगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मास मेजर कर रहे हैं तो पर सी स्क्वायर। न्यूट्रॉन का मास होता है 939, तो अधिक डिफरेंस नहीं इन दोनों में, ठीक है। इसलिए यहां पर थर्ड आइसोस्पिन का हम यूज करेंगे, जो कि प्रोजेक्शन होगा आइसोस्पिन का अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा न्यूट्रॉन है इसके लिए थर्ड आइसोस्पिन होगा -12 और प्रोटॉन के लिए थर्ड आइसोस्पिन होगा +12। अब ये थर्ड आइसोस्पिन कैसे चेक करते हैं हम लोग, उसको हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम आगे जब पढ़ेंगे मेसॉन्स या पायोन्स, ठीक है। तो पायोन्स की अगर हम बात करेंगे तो पायोन्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, पाई पॉजिटिव। इस केस में आप देखेंगे तो इस आइसोस्पिन का वैल्यू होगा 1 और अगर थर्ड आइसोस्पिन देखेंगे तो ये तीनों केस में डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। इस केस में आपको मिलेगा -1, इस केस में मिलेगा 0 और इस केस में मिलेगा +1, ठीक है। ये होंगे थर्ड आइसोस्पिन। अच्छा, हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं उस केस में भी थर्ड आइसोस्पिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट T3 = Z - N / 2। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां पर। किसी हैवी न्यूक्लियाई के लिए अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आप अडॉप्ट करिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे मिरर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, मिरर न्यूक्लियाई बोल दो या कंजुगेशन न्यूक्लियाई बोल दो, जिसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या है ये आपस में क्या होती है, रिवर्स होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक बार कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। 14 मास नंबर है सभी का 14, यहां पर 6, 7 और 8, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये एक मिरर न्यूक्लियाई है, ठीक है। आप देखें ये दोनों मिरर न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये मिरर न्यूक्लियाई है, ठीक है। सो मिरर न्यूक्लियाई के केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे Z - N / आप कैलकुलेट करिए इसको, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे यहां पर इसका वैल्यू -1 आता है, यहां पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज Z का वैल्यू भी 7 है, N का वैल्यू कितना होगा 14 - 7 दैट मीन 7 है। तो थर्ड आइसोस्पिन कितना हो गया, 0 हो गया और इस केस में कितना होगा, +1 होगा। सो मिरर न्यूक्लियाई में आप देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर सी है, ठीक है। थर्ड आइसोस्पिन में डिफरेंट है, इसका वैल्यू -1, 0 और +1, ठीक है। बट आप अगर आइसोस्पिन की बात करें सिर्फ और सिर्फ तो वो तीनों केस में कितना होगा, +1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, जैसा कि यहां पर आप देख रहे थे पायोन्स के केस में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंजनेस। अब यहां स्ट्रेंजनेस का मतलब यहां पर हो गया कि कुछ स्ट्रेंज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनके लिए हम स्ट्रेंजनेस इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक नंबर है जो कि कंजर्व होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान, ठीक है। ये स्ट्रेंजनेस यानी स्ट्रेंज पार्टिकल्स किनको बोलते हैं, ये बोलते हैं मेसॉन्स। कौन से वाले मेसॉन्स, मेसॉन्स भी सभी नहीं, मेसॉन्स के टाइप के। तो के टाइप के मेसॉन्स और जो हमारे पास हाइप्रॉन्स होते हैं, हाइप्रॉन्स आगे हम डिस्कस करेंगे इनको, जब क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का तो हम लोग देखेंगे के टाइप के मेसॉन्स और जो हाइप्रॉन्स होते हैं ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। क्यों है स्ट्रेंज पार्टिकल्स, बिकॉज इनका जो प्रोडक्शन होता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कारण होता है, जबकि इनका जो डिके होता है वो वीक इंटरेक्शन की वजह से होगा। तो इसलिए इनको हम स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहेंगे। सो इनके लिए हमारे पास स्ट्रेंजनेस जो है इसका वैल्यू नॉन-जीरो रहेगा। कितना रहेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये लास्ट नंबर जो कि हाइपर चार्ज है। ध्यान रखिएगा ये चार्ज नहीं, एक्चुअल में इसका नाम हाइपर चार्ज जरूर है, बट ये एक तरीके का क्वांटम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ कंजर्व रहेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के दौरान, ठीक है। तो इसका यूज कहां पर आता है, आप क्वांटम फील्ड थ्योरी देखेंगे तो इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं उनको जब यहां पर थ्योरी से डिस्कस किया जाता है क्वांटम फील्ड थ्योरी में, तो एक जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ग्रुप्स का वो इस्तेमाल किया जाता है। मैं बताता हूं कौन सा ग्रुप है, दैट ग्रुप्स इज Su2
डायरेक्ट प्रोडक्ट विद U1, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये है हमारे पास वीक आइसोस्पिन ग्रुप, ठीक है। मैं इस थ्योरी का नाम भी बताता हूं आपको, QFT में मिलेगा आपको। इस थ्योरी का नाम है GSW थ्योरी, ठीक है। ये 3 एक्चुअल में साइंटिस्ट हैं, इनके नाम आप देख लेना। बाकी इस थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस का जिक्र किया गया है, और जो बेसिक है ना, जो बेसिक है इस थ्योरी का, वो यूज करना इस ग्रुप को है। जो ये डायरेक्ट ग्रुप है वीक आइसोस्पिन ग्रुप है, ये वाला पहला जो आप देख रहे हैं, दिस इज वीक आइसोस्पिन ग्रुप। और ये जो U1 आप देख रहे हैं, दिस इज वीक हाइपर चार्ज ग्रुप। वीक नाम इसलिए लिया गया है यहां पे क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस होती हैं ये स्ट्रॉन्ग के मुकाबले कमजोर है। क्योंकि कमजोर है इसलिए हम यहां पर वीक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है वीक आइसोस्पिन ग्रुप, और ये हमारे पास है वीक हाइपर चार्ज ग्रुप। तो QFT में भी इसका इस्तेमाल है। तो हाइपर चार्ज जस्ट एक क्वांटम नंबर जो कंजर्व होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के दौरान। अब ये जो इंटरेक्शंस जो भी हो रही हैं यहाँ पर, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस होंगी, वीक इंटरेक्शंस होंगी, इन तीनों को डिफर करने के लिए आप ये कंजर्वेशन रूल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, क्या चीज कंजर्व रहेगी, क्या चीज कंजर्व नहीं रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। नाउ वी विल डिफाइन की जो इंटरेक्शंस हम लोगों ने स्टडी किया है, इसके बेसिस पे कौन कौन सी चीजें कंजर्व है, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा अभी, एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस और वीक रिएक्शंस, ठीक है। कंजर्वेशन रूल्स जो हम चेक करेंगे, अभी हमने देखा CPT और इसके अलावा CPT, ठीक है। और इसके बाद रहेगा आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, ठीक है। इनका भी हम लोग देखेंगे T, T3 और S। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें तो ये जितने भी चीजें हैं सब हमारे पास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो सारी चीजें कंजर्व रहेंगी इस केस में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में ये जो हमारे पास आइसोस्पिन है ये कंजर्व नहीं होता, बाकी सब चीज कंजर्व है। तो ये कंजर्व नहीं रहेगा, बाकी सब चीजें कंजर्व है इस केस में। वीक इंटरेक्शंस की बात करें तो वीक इंटरेक्शंस में हमारे पास जो T और T3 है ये कंजर्व नहीं रहेगा एक तो। इसके अलावा ये हमारे पास पैरिटी और चार्ज कंजुगेशन ये भी हमारे पास कंजर्व नहीं रहेगा। S है ये कंजर्व नहीं रहेगा हमारे पास। T है ये कंजर्व रहेगा, ठीक है। CPT है ये कंजर्व नहीं रहेगा, ओके। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं सिर्फ टाइम रिवर्सल जो है ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो मेन जिससे हम लोग पता लगाते हैं रिएक्शन जो हमारे पास ये वीक डीके से पॉसिबल है कि नहीं है, वो यहां से पता लगाते हैं। देखो T, T3 और S को हम चेक करते हैं कि वो कंजर्व नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रेंजनेस नंबर है इसका जो डिफरेंस होगा वो 0 नहीं होना चाहिए वीक डीके के दौरान। वीक डीके को पता लगाने का एक और तरीका भी है, कायोन्स या तो होंगे हमारे पास रिएक्शंस के अंदर, या फिर न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जहां देखने को मिलेगा आप समझिएगा वीक रिएक्शन है, बट फिर भी आप चेक कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि कई बार क्या होता है कायोन्स होते हैं और रिएक्शन कैसे हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर जो हाइपर चार्ज हम लोगों ने स्टडी किया था, इसका वैल्यू हमारे पास होता है B प्लस S, और प्लस में ये जो हमारे पास क्वार्क्स थे CBT, ये हमारे पास होता है, 4 बॉटम और टॉप, ठीक है। इस हाइपर चार्ज का चार्ज की टर्म्स में वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल टू T3 प्लस में Y/2। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हाइपर चार्ज और चार्ज को रिलेट करता है। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं जेल-मैन निशिजिमा फॉर्मूला या स्कीम, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो चलिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं इन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक्चुअल में जो मैटर है इसका बेसिक बिल्डिंग है एक तरीके से, मतलब जो एलिमेंट्री पार्टिकल से ही मिलकर के ही बना होता है जो भी हमारे पास में मैटर प्रेजेंट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे देयर इज नो इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्लासिफिकेशन की, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्लासिफिकेशन की, तो ये क्लासिफिकेशन फेर्मियंस और बोसॉन्स के आधार पर किया जा सकता है, मासेस के आधार पर भी किया जा सकता है इसको, ठीक है। बट मैं यहां पर बोसॉन्स, आप जानते हैं बोसॉन्स क्या होते हैं, जिनका स्पिन कितना है 0, 1, 2, 3, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H कट, और दूसरे हैं फेर्मियंस जिनका स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, H कट बाय 2 का, ठीक है। सो यहां पर स्पिन होंगे हमारे पास H कट बाय 2, ठीक है, 3H कट बाय 2, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर हमारे पास होगा 0, H कट, 2H कट, ये सब स्पिन का वैल्यू होगा।
फेरमियंस को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है क्वार्क्स और दूसरे हमारे पास है लेप्टॉन्स। कितने हैं क्वार्क्स? 6 है। लेप्टॉन्स कितने हैं? 6 है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 12। ये 12 देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा लेप्टॉन्स के केस में क्या होगा? लेप्टॉन्स में आपको एंटी पार्टिकल्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। क्वार्क्स कौन कौन से हैं? क्वार्क्स हमारे पास है UDS CBT, नाम इनके दिए गए हैं, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म बॉटम टॉप। ठीक है, इनके लिए चार्ज का क्या वैल्यू होता है, बैरियन नंबर क्या होता है, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो 6 है हमारे पास लेप्टॉन्स, ये कौन कौन से हैं? ये जनरेशन के हिसाब से यहां पर क्लासिफिकेशन है। देखिए लेप्टॉन्स का 3 जनरेशन है इसकी। जनरेशन 1 में इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूट्रिनो है ये मौजूद रहेगा। ठीक है, दूसरे केस में ये तो हमारे पास कौन से हुए? इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स आप कह सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट में आएगा आप लोगों का कौन सा? नेक्स्ट में रहेगा म्यू और न्यू, यानी म्यूऑन लेप्टॉन्स। ठीक है, म्यूऑन लेप्टॉन्स रहेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रहेगा? थर्ड जनरेशन में टाउ लेप्टॉन्स। टाउ लेप्टॉन्स होंगे टाउ और न्यूटॉन, ये हमारे पास रहेंगे। अच्छा, इनके एंटीपार्टिकल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, इन सब के लिए हम लोग यहां पर एक लेप्टॉन नंबर डिस्कस करते हैं जो कंजर्व होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान। वो लेप्टॉन नंबर इन सब के लिए +1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आल्सो ये लेप्टॉन नंबर जो है ये 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन है इसका, एक इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर, म्यूऑन लेप्टॉन नंबर और टाउ लेप्टॉन नंबर। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर इसके लिए कितना होगा? +1, इसके लिए भी +1, बाकी सबके लिए 0। म्यूनिक लेप्टॉन नंबर इसके लिए +1, इसके लिए +1 और बाकी सबके लिए 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, सभी के लिए 0। ठीक है, अच्छा अब इनके एंटी पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इसी प्रकार से म्यू प्लस न्यू म्यू बार, इसी प्रकार से टो प्लस और न्यू टो बार। इन सब के लिए लेप्टॉन नंबर हमारा -1 के बराबर होगा। किसी रिएक्शंस में आपको ये देखने को मिल रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लेप्टॉन नंबर हो जाएगा -1। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं फेरमियंस का क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के केस में। अच्छा, इसकी टेबल हम लोग देखेंगे अभी आगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे बोसॉन्स। तो अच्छा एक चीज और है, देखिए क्योंकि ये फेरमियंस है तो इसका, इनसे जितने भी क्वार्क्स हैं इनका स्पिन कितना होगा? हाफ। लेप्टॉन्स का कितना होगा स्पिन? हाफ। ठीक है, चलिए अब बोसॉन्स की बात करते हैं। बोसॉन्स क्लासिफिकेशन है 2 टाइप्स के अंदर। बोसॉन्स में हम लोग एक वो जानते हैं जिनका स्ट्रक्चर हमें मालूम है पहले से। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्ड नॉन बोसॉन्स। ठीक है, एक तो वो है जिनका स्ट्रक्चर हमें मालूम है, वो कौन से वाले होते हैं? वो होते हैं हेड्रॉन्स। और एक वो है जिनका स्ट्रक्चर हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अननोन, स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या रहेगा? अननोन रहेगा। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जो अननोन स्ट्रक्चर है उसमें आएंगे हमारे ग्लूओन्स हैं। ठीक है, डिस्कवरी नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो ग्लूओन्स है, इसके अलावा फोटॉन्स हैं, WZ बोसॉन्स हैं, और एक अलग से और आता है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ साथ एक और है। ठीक है, कौन सा है वो पार्टिकल? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन भी आता है। ये हिग्स बोसॉन वो है, एक्चुअल में हम लोग इंटरेक्शन के दौरान एक इमेजनरी मानते हैं जिसको हम लोग कहेंगे हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी मैटर इसके साथ में इंटरेक्शन करता है हिग्स फील्ड के दौरान, तो उसको एक मास मिला है, एक्चुअल में वो इसी की वजह से मिला है, हिग्स फील्ड की वजह से। और इसका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर क्या चल रहा है? रिसर्च भी चल रहा है, और इसका डिस्कवरी हो चुका है 2013 में पीटर हिग्स के द्वारा। ठीक है, उसने दिया था ये चीज। तो ये हिग्स बोसॉन अलग से हम लोग मान के चलेंगे। तो ये अननोन स्ट्रक्चर के हैं, इनका स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा। हेड्रॉन्स भी क्लासिफाइड है 2 टाइप्स के अंदर। ठीक है, एक वो जो बोन्स आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, इनकी सब कैटेगरी है, बोन्स आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, वो होते हैं मेसॉन्स एक्चुअल में। ठीक है, जिनका स्पिन कितना रहेगा? जिनका मतलब स्पिन रहेगा आपके पास 0, स्पिन 0 रहेगा जिनका। और एक वो होते हैं जो फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, जिनका स्पिन कितना रहेगा? हाफ। जैसा कि मैंने बताया, हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी है जिनका 3/2 होगा। ठीक है, तो एक तो मेसॉन्स होगा, और दूसरा क्लासिफिकेशन जो फेर्मी डिराक को ओबे करेगा, दैट वाज हमारे पास रहेगा नेक्स्ट बैरियंस। ठीक है, बैरियंस रहेगा। और ये बैरियंस 2 टाइप से फर्दर क्लासिफाइड हैं। एक कौन से? न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस रहेंगे, और एक रहेंगे हाइप्रॉन्स, हाइप्रॉन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लीजिए एक बार फिर दोबारा से। बोसॉन्स, फेरमियंस 2 टाइप्स में, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स। क्वार्क्स कितने? 6, लेप्टॉन्स कितने? 6, एंटी पार्टिकल भी 6। ठीक है, नेक्स्ट है बोसॉन्स,
स्ट्रक्चर नॉन वाले हैं, स्ट्रक्चर अननोन वाले ये हैं हमारे पास मीडिएटेड पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर नॉन में हाइड्रोन्स रहेंगे जो फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक वो जो बोस-आइंस्टीन-स्टैटिस्टिक्स को ओबे कर रहे हैं, एक वो जो फेर्मी-डिरैक को ओबे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफाइड है न्यूक्लियंस और हाइप्रॉन्स के अंदर, ठीक है, ओके। अब मेसॉन्स के कितने टाइप्स हैं? 3 मेसॉन्स के 3 टाइप्स हैं, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। सो मेसॉन्स के हमारे पास रहेंगे पाई, के, ईटा, ये हमारे पास रहेंगे, ठीक है। पाई मेसॉन्स, के मेसॉन्स, ईटा मेसॉन्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है पाई नेगेटिव, पाई जीरो, पाई पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर लिखे चार्ज डिनोट कर रहे हैं इनके। नेक्स्ट है के मेसॉन्स, तो के पॉजिटिव, के नेगेटिव, इनका अलग से पेयर है, और के जीरो और इसका एंटी पार्टिकल के जीरो बार ये अलग से है हमारे पास, मतलब टोटल 4 है हमारे पास, 2-2 के पेयर में। नेक्स्ट है ईटा मेसॉन्स, तो ईटा मेसॉन्स, ईटा जीरो, ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करता हूं बैरियंस में, तो न्यूक्लियंस, तो न्यूक्लियंस आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन न्यूक्लियंस का मौजूद रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इनके भी एंटी पार्टिकल्स हैं, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है, इनके अंदर क्लासिफिकेशन है। हाइप्रॉन्स की अगर हम बात करें, ये अधिक है एक्चुअल में, हाइप्रॉन्स अधिक है, ठीक है। तो कौन कौन से रहेंगे? लैम्डा, ठीक है, नेक्स्ट रहेगा सिग्मा, जाई, ठीक है, ओमेगा और डेल, ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास लैम्डा, सिग्मा, जाई, ओमेगा, डेल। अच्छा, क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो इसके अंदर रहेगा डेल जीरो एंटी पार्टिकल इसका, ठीक। अच्छा, सिग्मा में रहेगा सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, और इनके एंटी पार्टिकल्स भी सिग्मा नेगेटिव बार, सिग्मा जीरो बार, सिग्मा पॉजिटिव बार, ओके। नेक्स्ट रहेगा जाई में जाई नेगेटिव, जाई जीरो, इनके एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे, ये हमारे पास एंटी पार्टिकल्स। ओमेगा में एक ही मौजूद होता है सिर्फ, ओमेगा नेगेटिव, ठीक है, ओमेगा नेगेटिव का बार एंटी पार्टिकल भी है। और ये जो डेल है ये होते हैं एक्चुअल में 4 होते हैं, ठीक है, डेल पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल जीरो, ये होते हैं हमारे पास। तो ये टोटल हमारा क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, ठीक है। अब जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं सीएसआर नेट में, वो कहाँ से आते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन आपको देता है, कंजर्वेशन रूल्स, फॉरबिडन कौन सी है, कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी ओबे हो रही है, इस पर जुड़े हुए सवाल आते हैं, ठीक है। अधिकतर आपको यही देखने को मिलेगा। लाइफ टाइम का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। लाइफ टाइम का ऑर्डर, अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शन से बात करूं तो जो वीक रिएक्शन से इनका लाइफ टाइम अधिक रहेगा, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास ऑर्डर रहता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और भी क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 क्वेश्चन अभी जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं 1-2 साल में, वो हेलिसिटी ऑपरेटर और कायरलिटी ऑपरेटर पर भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हेलिसिटी ऑपरेटर क्या होता है और कायरलिटी क्या होता है, ओके। सो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंजर्वेशन रूल्स को वैलिडेट करवाने के लिए कौन कौन से, सबसे पहले जो फंडामेंटल है वो जान लो कि ये तो भाई रिएक्शन को वैलिडेट करवाने के लिए वैलिड होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये नहीं कर रहे हैं वैलिड तो इसका मतलब रिएक्शन ही वैलिड नहीं है, ठीक है, फॉरबिडन हो जाएगी। कौन कौन से वो ध्यान रखिएगा, क्यू बी, इसके अलावा L, इसके अलावा S, ठीक है। ये S स्ट्रेंजनेस को डिनोट नहीं कर रहा है, ये स्पिन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एंड देन M। ये हमारे फंडामेंटल है जो कि ओबे करना ही करना चाहिए किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। Q चार्ज को डिनोट करता है, B बैरियन नंबर को डिनोट करता है। बैरियन नंबर अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, जो बैरियंस हमारे ये बैरियंस है, तो ये बैरियंस के लिए हमारे पास बैरियन नंबर जो है वो दिया गया है, कितना? 1, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास न्यूक्लियंस मौजूद है या हाइप्रॉन्स मौजूद है, जो कि मैंने सारे डिस्कस किए हैं, इन सब के लिए बैरियन नंबर कितना होगा? 1 होगा। बाकी सब जितने भी मेसॉन्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो लेप्टॉन्स हैं, इनके लिए बैरियन नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0। इसका वैल्यू कितना लेंगे? 0 लेंगे, ठीक है। तो ये हम वैलिडेट करवाएंगे, ये वैलिडेट करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास है लेप्टॉन नंबर, और लेप्टॉन नंबर भी इंडिविजुअली होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर, म्यून लेप्टॉन नंबर और टाउ लेप्टॉन नंबर, इनका कंजर्वेशन भी वैलिडेट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं स्पिन। अब स्पिन भी कितने हो सकते हैं? स्पिन हमारे पास हो सकता है, देखो हाफ हो सकता है, स्पिन 0 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्पिन 3/2 हो सकता है, ठीक है। स्पिन 1 भी हो सकता है। किन किन का होता है ये? तो देखिए, अगर मैं 3/2 की बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं ना ओमेगा, और ये जो डेल आप देख रहे हैं डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा वाले जो ये 4 है, ठीक है, और ये जो ओमेगा है, इनका होता है ये वाला स्पिन 3/2। 1 आपको यूज नहीं करना है, 1 फोटॉन्स के केस में यूज होता है, फोटॉन्स का 1 है, ग्लून्स का भी 1 ही होता है, ठीक है। जीरो किस में है स्पिन? 0 वो है जो बोसॉन्स को, यानी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। कौन से कर रहे थे? हम लोग देख रहे थे मेसॉन्स। तो मेसॉन्स का स्पिन 0 रहेगा, ठीक है, चाहे फिर वो पाई वाले हों
या ईटा वाले या फिर के मेसॉन्स हो, इनके लिए स्पिन कितना रहेगा 0। और बाकी जो भी बच गए कौन से वाले, ये बैरियंस वाले, इलेक्ट्रॉन्स वाले, क्वार्क्स, इन सब का कितना होगा स्पिन हाफ। तो इस प्रकार से हम लोग हाफ, 0, 3/2 और 1 ये यूज करते हैं स्पिन। नेक्स्ट है मास कंजर्वेशन यानी एनर्जी कंजर्वेशन, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तो मास कंजर्वेशन भी वैलिडेट करवाना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका तो आपको मास जरूर पता होना चाहिए। कौन कौन से वो आपको बता देता हूं। जो ये मास रहेगा आपको काउंट्स का पता होना चाहिए, के मेसॉन्स, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पाई मेसॉन्स का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, इनका तो आपको पता होना ही होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस में अधिकतर आप देखेंगे वो रिएक्शंस जिनके अंदर ये सब आ रहे होंगे ना, उनमें आपको ये वाला रूल तो अप्लाई करके देख ही लेना चाहिए, ठीक है। इनका कितना होता है मास वो आप ध्यान रखिएगा, के मेसॉन्स, ठीक है, या काउंट्स कह लीजिए। इनका मास जो रहेगा वो कितना रहता है, लगभग हम बात करें 500 के लगभग होता है, मतलब 490 492 के लगभग होता है, ठीक है। तो 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन से, पायोन्स का जो मास रहेगा ये लगभग हम 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² मेजर करते हैं, ठीक है। तो युकावा थ्योरी में इसको डिस्कस किया भी गया है, मास निकाला भी गया है इसका, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना आता है 140 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटॉन का होता है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। और जो न्यूट्रॉन है इसका बिल्कुल हल्का सा फर्क रहता है, 939 का ऑलमोस्ट समझ लीजिए, 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², ठीक है। तो ये मासेस तो आपको पता होना ही होना चाहिए। अगर आपको ये पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं किसी रिएक्शन के अंदर तो आप जरूर से जरूर मास कंजर्वेशन को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर ये सारे वैलिडेट कर रहे हैं तो आप समझिए न्यूक्लियर रिएक्शन वैलिडेट है, फॉरबिडन नहीं है। अब बात आती है फर्दर, आगे हम चलेंगे जो कि हमारे पास होंगे T3 और S। Y तो ऑब्वियसली बातें हो ही जाएगा और कंजर्व, ठीक है। तो Y पे हम नहीं चेक करते हैं इतना, बट ये आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस, इनको भी हमें चेक करना होता है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो स्ट्रेंजनेस है वो किन पार्टिकल्स का कितना होता है, क्योंकि हम टेबल से याद नहीं करवा रहे हैं इस चीज़ को, टेबल से काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग टेबल्स अगर याद भी रखें तो बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन और ये स्ट्रेंजनेस, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को टेबल पहले से याद हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप वो स्किप करके जा सकते हैं उस वीडियो लेक्चर पे जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं आगे, ठीक है। तो आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन कितना कितना होता है और स्ट्रेंजनेस कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सब तो आपको पता चल ही चुका है। देखो जो आइसोस्पिन है इसका वैल्यू 0, हाफ, 1 और 3/2 हो सकता है। 0, हाफ, 1, 3/2, जैसे स्पिन था हमारा, स्पिन में भी तो यही थे ना हमारे पास, आइसोस्पिन भी यही हो सकते हैं। आप कैसे जज करना है, देखो 0 इस केस में होगा जो सिंगल पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है तो होगा। हाफ उनके लिए है जिनमें 2 पार्टिकल्स मौजूद हैं पेयर्स के अंदर। 1 उनका होगा जो 3 पार्टिकल्स होंगे, और 3/2 उनका होगा जिनमें 4 पार्टिकल्स होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, देखो उदाहरण के तौर पे ईटा मेसॉन्स की बात करिए आप। ईटा मेसॉन्स में आइसोस्पिन कितना, अकेला है भैया, अकेला है तो कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा हाफ किस में होगा, जिसके पेयर्स होंगे, जैसे K पॉजिटिव K नेगेटिव इनका पेयर है, इसी प्रकार से K0 और K0 बार पेयर्स हैं, हाफ होगा इसका भी, ठीक है। इसका कितना होगा आइसोस्पिन, हाफ होगा, ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से 1 किसके अंदर, पाई मेसॉन्स की बात कर लीजिए, पाई नेगेटिव, पाई 0 और पाई पॉजिटिव 3 है, आइसोस्पिन कितना 1 के बराबर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियॉन्स हैं, पेयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन्स, इन्हीं पेयर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस कलेक्टिवली, ठीक है। कितना होगा टी का वैल्यू हो जाएगा हाफ, ठीक है। 2 पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हो तो हाफ, 3 में एग्जिस्ट कर रहे हो 1। अच्छा 3/2 किसके लिए होगा, 3/2 जिसमें 4 होंगे, 4 किस में थे, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा हमारे पास था पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा 0, 3/2 होगा इनके, ठीक है। अच्छा आप इनको फर्दर क्लासीफाई करिए। आप फर्दर क्लासीफाई कैसे करेंगे, T3 का वैल्यू जो होगा थर्ड आइसोस्पिन, इसका वैल्यू इस केस में तो 0 ही रहेगा, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए टी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके लिए वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा, ओके। अच्छा टी का वैल्यू और किसके लिए हम जज कर सकते हैं, एक हमारे पास था ये वाला था, पेयर में है, ठीक है, कितना होगा, हाफ, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ये है, इसके लिए कितना होगा, अकेला एग्जिस्ट करता है, ये वाला अकेला एग्जिस्ट करता है, ये 3 में है, अकेला एग्जिस्ट करेगा, टी का वैल्यू कितना 1, ठीक है। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 0, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, अकेला है तो 0 रहेगा,
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनका फर्दर क्लासिफिकेशन थर्ड कंपोनेंट का। थर्ड कंपोनेंट अगर हम बात करें, थर्ड कंपोनेंट इस केस में कितना होगा, इस केस में तो जीरो रहेगा, इसमें कितना होगा तो माइनस हाफ या हाफ, क्योंकि दो ही पार्टिकल्स पेयर में है। यहाँ 3 है तो इसमें कितना होगा -1 0 और +1। 3/2 में देखें तो -3/2 माइनस हाफ, ठीक है, और इसके अलावा हाफ और 3/2, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आप अपने तरीके से करिए कि किसको आप अधिक प्रेफरेंस देना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये वाला जो है, इसमें आप ऐसे ही बढ़ेंगे ना, नेगेटिव चार्ज देन 0 देन पॉजिटिव चार्ज, ऐसे जाएंगे आप। तो इसका मतलब यहां पर आप इसको सबसे कम दे -1, यहां पर दीजिए आप 0 और यहां पर आप दीजिए +1 वैल्यू किसका, थर्ड आइसोस्पिन का। अच्छा, सिमिलरली आप इनकी दोनों की बात कीजिए। इन दोनों में सबसे पहले आप किसको कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाले को, फिर उसके बाद पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो इसको देंगे आप -1/2, इसको देंगे +1/2, T3 का वैल्यू। अच्छा, इस केस में देखिए यहां बार लगा हुआ है, इसको सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां जाएगा -1/2 और यहां जाएगा +1/2। ओके, इस प्रकार से आपने देखना है। यहां पर देख लीजिए 0 -1 +1, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में देख लीजिए, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, इसका 0 चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन को पहले प्रेफरेंस, तो यहां पर बाद में प्रेफरेंस इसको देंगे। तो यहां पर इसके लिए -1/2 होगा, इसके लिए +1/2 होगा, ठीक है। तो ये T और T3 का वैल्यू चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, स्ट्रेंजनेस, ठीक है। स्ट्रेंजनेस मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स है कौन कौन से, एक हमारे पास है कैओन्स, दूसरे हमारे पास हाइप्रॉन्स, ठीक है। हाइप्रॉन्स कौन कौन से, 5 थे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये रहेंगे, ये 5, 2 पहले, 1 बाद में और 2 बाद, ठीक है। अच्छा, ये जो के मेसॉन्स हैं ये भी फर्दर क्लासिफाइड थे ना, इनके भी 2 पेयर थे, एक था के पॉजिटिव के नेगेटिव, एक था हमारे पास K0 और K0 बार, ठीक है। तो स्ट्रेंजनेस इन्हीं के लिए जो डिफाइन होगा स्ट्रेंजनेस, बाकी सबके लिए 0, बाकी सबके लिए 0, इन्हीं के लिए ही डिफाइन होगा। कितना कितना डिफाइन होगा वो इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा हमारे पास +1, इसके लिए कितना होगा -1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा 1, ठीक है। इनके लिए कितना होगा वो आप लोग याद रखिएगा। यहां पर हमारे पास होगा -2, यहां पर कितना होगा, ठीक है, यहां पर हमारे पास होगा -3, यहां -1, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास रहेंगी, ठीक है। +1 यहां -1, इसका भी कितना -1, यहां पर -2 और यहां पर -3, और बाकी जितने बच गए उन सबके लिए 0। तो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना जितना अधिक, तो आपको याद ही हो जाएगा अपने आप ही कि ये हमारे पास स्ट्रेंजनेस का वैल्यू होगा, ये T का वैल्यू होगा, T3 का वैल्यू होगा, ये BS, सब आपको याद हो जाएगा। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमने 2 चीज़ें डिस्कस नहीं की है। सो अभी हम लोग क्वार्क टेबल बनाते हैं। देखो क्वार्क टेबल हमारे पास है UDS CBT, ठीक है। चार्ज लिखेंगे इसका हम लोग, बैरियन नंबर, स्पिन लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंजनेस लिखेंगे और T लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, और रिलेशन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, y = होता है B + S प्लस में C + B + T, ठीक है। एंड Q = T3 - y/2, ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब चार्ज की बात करता हूँ। देखो चार्ज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर होगा 2/3 -1/3 -1/3, यहाँ पर 2/3 -1/3, रिपीटेड है। देखो 2/3 -1/3 -1/3, फिर दोबारा से रिपीट 2/3 -1/3, अब आगे -1/3 नहीं है, यहाँ आएगा 2/3, ठीक है। नेक्स्ट बैरियन नंबर, बैरियन नंबर की अगर हम बात करें 1/3 होता है सभी के लिए, 1/3, ठीक है। सभी के लिए कितना होगा, 1/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिन। तो क्योंकि मैंने बताया था आपको क्वार्क्स किस कैटेगरी में आते हैं, फेर्मियंस की कैटेगरी में, तो हाफ रहेगा सभी का स्पिन, ठीक है। तो सभी का कितना रहेगा, हाफ, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजनेस। तो जो स्ट्रेंज क्वार्क है, कौन सा स्ट्रेंज क्वार्क, ये वाला, इसी का ही एग्जिस्ट करेगा, बाकी सबका 0। कितना होता है, -1, बाकी सबका 0। नेक्स्ट है आइसोस्पिन, तो यहां होगा हाफ हाफ 0, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा क्वार्क टेबल। अब क्वार्क कंटेंट आते हैं आपके, वो भी इंपॉर्टेंट वाले हम डिस्कस करेंगे, जो काफी बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो कंटेंट आप ध्यान रखिएगा, एक तो थे हमारे पास मेसॉन्स और दूसरे हमारे पास थे हाइप्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो मेसॉन्स होते हैं ये इनका क्वार्क कंटेंट होता है QQ बार, यानी क्वार्क एंटी क्वार्क, 2 एग्जिस्ट करते हैं पेयर के अंदर। जबकि हाइप्रॉन्स किससे मिलकर बना होता है, 3 क्वार्क्स से मिलकर के बना होता है, और इसमें एंटी क्वार्क नहीं मिलेगा तुमको, एंटी क्वार्क नहीं होता है इस केस में, ठीक है। 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है हाइप्रॉन्स, जितने भी मैंने डिस्कस किए थे सारे, ठीक है। कौन कौन से, P N, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो न्यूक्लियन हो गए हाइप्रॉन्स में, सॉरी ये तो न्यूक्लियन अलग ही हो गया हाइप्रॉन्स में, ये वाला, ये वाला, ये सभी 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है।
ओके अच्छा, और एक चीज और है, देखो ये जो हमारे पास न्यूक्लियंस होते हैं ये भी हमारे पास 3 क्वार्क से मिलकर बने, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बैरियंस 3 क्वार्क से मिलकर बने हैं, ठीक है। और मैसोन्स कितने से बने हैं? क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो क्वार्क कंटेंट रहेंगे वो कौन कौन से हैं। देखो एक तो रहेगा यू यू यू, याद करना बिल्कुल इजी है, यू यू, फिर इसके बाद रहेगा यू यू डी, फिर रहेगा यू डी डी, और फिर रहेगा डी डी डी। बिल्कुल आसान है, देखो इसमें मैंने एक भी डी यूज नहीं किया, तीनों यू, फिर इसमें एक डी, फिर 2 डी, फिर 3 डी, ठीक है। अच्छा ये क्वार्क कंटेंट किसके लिखे हैं मैंने, तो देखो ये डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा जीरो, ठीक है, और ये हमारे पास रहेगा डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। डी 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 में आप देख रहे हैं चार्ज सभी नेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये हमारे पास रहेगा। अच्छा अब एक चीज और है, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये सिमिलरली एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर भी, और यहाँ ये न्यूट्रॉन, ठीक है, इनका भी सेम क्वार्क कंटेंट एक्चुअल में, इसका ये रहेगा, इसका भी यही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। एक क्वार्क कंटेंट तो आप ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं जिसमें अभी तक तो मैंने एस यूज किया ही नहीं है इसमें, ठीक है। एस यूज करने वाले देखिए आप, यू यू एस, डी डी एस, ठीक है, यू डी एस, और एक तीनों ही एस ले लीजिए, एस एस एस, ये भी थे हमारे पास। अब ये 3 जो हमारे पास रहेंगे, ठीक है, चार्ज के हिसाब से आप देख सकते हैं, यू यू एस पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैं यूज करूंगा ये वाला साइन, ठीक है, 3 थे ना ये वाले, ठीक है। तो ये जो सिग्मा वाले थे ये वाले, ये 3 थे एक्चुअल में, तो 3 हम लोगों ने लिखना है। डी डी एस में तो डी डी एस, ये जीरो नहीं आएगा, देखो इसका जीरो, इसका आएगा यू डी एस का, यू डी एस तीनों हमारे पास अलग अलग है ना, जीरो आ जाएगा इसका, तो ये रहेगा जीरो, ये रहेगा नेगेटिव में। अच्छा क्योंकि ये सिग्मा जीरो है तो एक और जीरो मैंने डिस्कस किया था, ये वाला एक ही एग्जिस्ट कर रहा था अकेला, इसका भी सेम क्वार्क कंटेंट ही है। अच्छा एस 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 का कितना रहेगा, एस एस का रहेगा ओमेगा नेगेटिव, ओमेगा नेगेटिव। ये मैंने आपको याद करवाए हैं किसके, बैरियंस के, यानी हाइप्रोन्स प्लस न्यूक्लियंस के मैंने आप लोगों को याद करवा दिए। ये क्वार्क कंटेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरे हैं मैसोन्स, ठीक है। अच्छा मैसोन्स में क्या होगा, मैसोन्स हमारे पास क्वार्क एंटी क्वार्क आएंगे, ठीक है। अब ये क्वार्क एंटी क्वार्क कैसे आते हैं वो आपको लोग बताता हूं मैं। देखो एक तो हमारे पास रहेगा जिसके अंदर एस आए ही नहीं, मतलब एक यू डी बार, एक डी यू बार, ठीक है, एक यू डी बार और एक डी यू बार। एक रहेगा हमारे पास 1/√2 और यू यू बार माइनस डी डी बार, ठीक है। अच्छा इसके अंदर कहीं पर भी एस नहीं है, एस किस में आता है, कायोन्स के अंदर आता है, ये पायोन्स अंदर असल, ठीक है। अच्छा ये पायोन्स हैं तो आप चार्ज अपने हिसाब से देखें, क्योंकि क्वार्क एंटी क्वार्क सिमिलर है, ठीक है, तो यहां चार्ज नहीं आएगा, मतलब ये हो गया हमारे पास पाई जीरो, ये वाले मैसोन्स, ठीक है, पाई जीरो मैसोन्स, ठीक है। अच्छा ये वाले कौन से रहेंगे, यू बार, तो यू बार हमारे पास नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, यानी कि हमारे पास जाएगा पाई नेगेटिव, और ये हमारे पास जाएगा पाई पॉजिटिव, ये हमारे पास। कायोन्स के केस में क्या आएगा, कायोन्स के केस में एस आएगा, स्ट्रेंजनेस, ठीक है, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं, देखो उसमें आप लिखेंगे एक रहेगा यू एस बार, एक रहेगा यू बार एस, ठीक है, एक रहेगा डी एस बार, एक रहेगा डी बार एस, तो टोटल तो 4 हो गए, बट कायोन्स तो हमारे पास कितने थे, 3 थे, मतलब एक को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सा वाला हटाएं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बात आती है चार्जेस जो रहेंगे, के पॉजिटिव, के जीरो, के नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान रखिए सबसे पहली बात तो ये है, यहां पर ये जो डी बार एस है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हम लोग यहां नहीं मानकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा डी एस बार, क्योंकि इसके ऊपर 1/3 था, यहाँ सॉरी -1/3 था, यहाँ -1/3 बार ले लिया तो +1/3 कंबाइन करूंगा तो जीरो, मतलब ये जाएगा के जीरो में, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, इस पर पहले से नेगेटिव था तो ये जाएगा के नेगेटिव में, और ये जाएगा के पॉजिटिव। तो ध्यान रखेंगे ये क्वार्क कंटेंट्स है हमारे पास कायोन्स के, ठीक है। तो मैसोन्स के, कायोन्स के, और जो हमारे पास में थे कौन से, मैसोन्स और हाइप्रोन्स, इनका आपको पता होना चाहिए सारा का सारा क्वार्क कंटेंट्स। ये इजी है, आप लोग 1-2 बार लिख करके देखेंगे, आराम से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर थ्योरी फिनिश किया है। अब हम चलेंगे किस पर, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उस पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं कि आपको एक रिएक्शन गिवन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव कायोन प्लस में एक्स, जो कि अननोन पार्टिकल है। आपने बताना है इस अननोन पार्टिकल का बैरियन, स्ट्रेंजनेस और थर्ड आइसोस्पिन कंपोनेंट कितना होगा। T3 से डिनोट कर लो चाहे I3 से डिनोट कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देख करके लग रहा होगा काफी टफ है, पूरा आपको टेबल याद होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, T3 कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो कंजर्व रहेगा रिएक्शन के अंदर तभी ये वैलिड है हमारे पास। सबसे पहले बैरियन नंबर की बात करता हूं, बैरियन नंबर किसमें होगा, जो बैरियंस होंगे उस केस में +1, बाकी सबके लिए 0, तो ये बैरियन है दोनों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियंस के कैटेगरी में जा रहा था, तो 1 + 1, इसके लिए भी 1, बट ये मैसोन है, मैसोन है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसका कितना होगा, तो वैसी बात है इसका कितना हो जाएगा बैरियन नंबर 1, तो इसका बैरियन नंबर हो गया 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंजनेस।
स्ट्रेंज पार्टिकल्स के लिए ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था। पहली बात, स्ट्रेंज पार्टिकल कौन है यहां पर? कायोन, और इसके अलावा ये सब नहीं है, हाइपरॉन थोड़ी ना है ये, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और अब कायोन, कायोन के लिए स्ट्रेंजनेस कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था कायोन पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, K पॉजिटिव K नेगेटिव और K0 बार, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था आइदर +1 होगा या -1 होगा, वो आपने जज करना है क्या होगा। तो प्रेफरेंस किसको सबसे अधिक दे रहे हैं आप? पॉजिटिव चार्ज इसको देंगे, तो यहां +1 होगा इन दोनों के लिए, और इसके लिए -1, तो यहां पर +1 होगा। इसका नहीं मालूम कितना है, तो ऑब्वियसली बात है इसका मालूम चल गया, -1 होना चाहिए, तभी कंजर्व है, तो -1 जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं थर्ड, T3 कंपोनेंट, थर्ड आइसोस्पिन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हाफ होगा इसका आइसोस्पिन। थर्ड आइसोस्पिन हाफ और -हाफ, अधिक प्रेफरेंस पॉजिटिव चार्ज इसको सबसे अधिक मिलेगा, तो इसको मिलेगा हाफ, इसको मिलेगा -हाफ, ठीक है। गोज टू, इसको मिलेगा हाफ। अब कायोन भी पेयर के अंदर, देखो आप ये दोनों पेयर के अंदर है, किसको अधिक प्रेफरेंस? इसको अधिक, यानी कि इसको +हाफ, इसको -हाफ, तो यहां पर देना पड़ेगा +हाफ, तो यहां +हाफ दिया, इसका नहीं मालूम कितना है। ये 0 हो गया टोटल, ये कितना हो गया? 1 हो गया, तो इसको कितना देना पड़ेगा? -1, तो यहां पर हो गया -1, ठीक। कोई किस तरीके की टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी कमिंग 1 -1 -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीके प्रोसेसेस अलाउड? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो साफ साफ बता सकते हैं कि जो पहली रिएक्शन उसमें कायोन आ रहा है, कायोन से कुछ आप पता लगा सकते हैं कि वीक टाइप का डीके पॉसिबल हो सकता है। पहले वाले को मैं नहीं छेड़ रहा। दूसरा वाला गामा आ रहा है, फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं होगा। कारण क्या है? देखो एक तरफ आप देख रहे हैं म्यू नेगेटिव है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और प्लस में गामा, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन नंबर ही कंजर्व नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा था ना इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन नंबर म्यून, इलेक्ट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर म्यून इलेक्ट्रॉन नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 + 0, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 + 0। आप देखिए वैलिड नहीं है, ना ये वैलिड ना ये वैलिड, तो रिएक्शन ही वैलिड नहीं है एक्चुअल में दूसरे वाले। नहीं तो अगर वैलिड हो जाती तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से हो जाता है रिएक्शन, ठीक है। बट ये नहीं होगा, सेकंड वन नहीं है। फर्स्ट को हम बाद में चेक करेंगे, थर्ड को चेक करते हैं। न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन प्लस में पाई नेगेटिव, थोड़ा आप देख करके बता सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको चार्ज की बात करूं, कुछ भी बात करूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले देख सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज मास जो है वो लगभग सिमिलर सा होता है ना। मैंने बताया था सबसे पहले इसका 938, इसका 939, तो ऑब्वियसली बात है आप देख करके रिएक्शन को वैसे बता सकते हैं आगे जाने से पहले कि पायोन्स का 130 के लगभग 140 के लगभग होता है, यहाँ 938, यहाँ 939, मास ही कंजर्व्ड नहीं है इस केस में, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज थी जो कि इस केस में वैलिड नहीं है, तो रिएक्शन ही वैलिड नहीं होगी इस केस में, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रॉन गोज टू पाई पॉजिटिव प्लस पाई नेगेटिव। हाँ, ये रिएक्शन जो है इसमें आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये हम देख रहे हैं ये मैसोन्स है, पायोन्स नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो ऑब्वियसली बात है ये मैसोन्स हो गए, और ये हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास है बैरियन, बैरियंस, ठीक है। दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? मैसोन्स के केस में और बैरियंस के केस में एक चीज का डिफरेंस है, बैरियन नंबर का। यहां बैरियन नंबर कितना होता है? 1, यहां बैरियन नंबर इनका होता ही नहीं, 0, तो ऑब्वियसली बात है बैरियन नंबर ही कंजर्व नहीं है इस केस में। आगे तो आप बाद में चलें, ठीक है। तो बैरियन नंबर कंजर्व नहीं है, मास कंजर्व नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक और म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है। ऑब्वियसली होता है पहला रिएक्शन वैलिडेट हो सकता है, आप एक बार फिर दोबारा चेक कर लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन था K0 गोज टू म्यू प्लस म्यू माइनस, म्यू आ रहा है, म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर चेक कर लेते हैं एक बार। इसके लिए 1 होगा, इसके लिए -1 होगा, है ना। ये एंटी है ना, इसका ये एंटी है, पॉजिटिव आ रहा है इसमें, ठीक है। तो -1 1 गोज टू 0, ये भी 0 है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है। चार्ज कंजर्व है क्या? हाँ बिल्कुल, 0 गोज टू 1 -1 0 कंजर्व है। अच्छा, बैरियन नंबर अगर हम देखें तो क्या ये कंजर्व है? बिल्कुल कंजर्व है, 0 गोज टू 0 + 0, 0 गोज टू 0 + 0 बैरियन नंबर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बताइए नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा बैरियन नंबर के अलावा नेक्स्ट रहेगा स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस चेक करिए एक बार, स्ट्रेंजनेस कंजर्व। देखो स्ट्रेंजनेस कितना होता है, इसका कितना होता है K0 का, इसका कितना स्ट्रेंजनेस 0, इसका भी कितना 0। आपको S जो है कंजर्व नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चेंज कितने का देखने को मिल रहा है? चेंज इज 0 -1, दैट मीन्स +1। अब मैंने आपको बताया था जो चेंज है अगर आपको +1 या -1 देखने को मिलता है और बाकी चीजें कंजर्व है, इवन T3 भी कंजर्व नहीं होगा इस केस में, तो आप क्या देखेंगे कि ये रिएक्शन वीक डीके से हो जाएगा, क्योंकि 1 आ रहा है तो रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा वीक इंटरेक्शन से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पाई नेगेटिव है
ना, चार्ज्ड पायोन, नेगेटिवली चार्ज्ड पायोन, ये डिके कर रहा है म्यून्स और एंटी म्यून न्यूट्रिनो के अंदर। आपको दे रखे हैं रेस्ट मास म्यून का, पायोन का, और ऑब्वियसली बात एंटी म्यून न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास में मासलेस रहेगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी मालूम करना है फॉर द मेजरमेंट ऑफ म्यून स्पिन, वो मोमेंटम के डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू। ऑब्वियसली बात है, देखो यहां पर आइदर आंसर 0 आएगा या 1 आएगा, ये तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, 0 या आएगा या फिर 1 आएगा। देखो ये आप एक्चुअली चेक कर सकते हैं कैसे, आपको ये कह रखा है कि स्पिन की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन सिमिलर होगी, तो मुझे पता है हेलिसिटी ऑपरेटर जो होता है एस वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइड बाय ये जो पी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आएगा। अगर डायरेक्शन सेम हुई तो आएगा, ये ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो या तो यहां पर वैलिड होगा म्यून्स के लिए या नहीं होगा, यानी आइदर प्रोबेबिलिटी 1 होगी या 0 होगी। चलिए अब मैं चेक करता हूं इसको। देखो हेलिसिटी ऑपरेटर में अगर हम बात करें, ये दोनों की डायरेक्शन सिमिलर होती है, ठीक है, तो इस केस में हेलिसिटी का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये एंटी मतलब अपोजिट हो गए दोनों, ठीक है, स्पिन और दूसरा मोमेंटम, तो इस केस में हेलिसिटी ऑपरेटर नेगेटिव आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल, ठीक है। तो राइट हैंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं, लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं। अच्छा, अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिन पार्टिकल्स का मास एग्जिस्ट होता है, हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स, उन केस में क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स का जो स्पिन होता है उसको बदले बिना, वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसको बदले बिना मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। उनकी स्पीड कम रहेगी ना, देखो मास जितना अधिक रहेगा उनका स्पीड उतना कम रहेगा, जितना स्पीड कम रहेगा उसका मोमेंटम हमारे लिए क्या रहेगा, कंट्रोलेबल रहेगा ना, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिसका मोमेंटम इधर की तरफ होगा उसको हम इधर की तरफ भी ला सकते हैं, यानी आइदर हेलिसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, हेलिसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। किसके लिए, हैवी पार्टिकल्स के लिए। हैवी पार्टिकल्स में दोनों चीजें पॉसिबल है, राइट हैंडेड भी लेफ्ट हैंडेड भी। लेकिन यहां ये जो हमारे पास रिएक्शन में आ रहा है, ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है, अब ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इनका मास तो मासलेस है, तो सब मासलेस के केस में कंट्रोल करना रिएक्शन को हमारे लिए इंपॉसिबल है। अब क्योंकि इंपॉसिबल है इसका मतलब एक ही टाइप के होंगे, ये एक ही टाइप के, आइदर लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। आप कैसा माने इसको, अब साइंटिस्ट्स ने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं उसके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो ये एंटी न्यूट्रिनो जितने भी होते हैं ये सब कैसे मिलते हैं, हमें राइट हैंडेड मिलते हैं, और जो न्यूट्रिनो मिलते हैं ये हमें कैसे मिलेंगे, लेफ्ट हैंडेड मिलते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि न्यूट्रिनो जो है ये राइट हैंडेड एग्जिस्ट नहीं करता, और ये वाला लेफ्ट हैंडेड एग्जिस्ट नहीं करता है। बट एक चीज और देखिएगा कि तभी केस पॉसिबल है जब न्यूट्रिनो का मास या एंटी न्यूट्रिनो का मास नहीं होगा। अगर मास हुआ फिर भी इस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो इनके मास को बोला जाएगा इन स्टेट्स के अंदर डायरेक्ट मास बोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मास बोला जाएगा। और अगर इनका मास एग्जिस्ट करेगा और ये लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड में जा सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर इनका मास एग्जिस्ट करेगा और फिर मान लीजिए कि लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो मान लो डिके कर जाता है किसके अंदर, राइट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनो में, तो इस टाइप के मास को हम डायरेक्ट मास ना कह करके बोलते हैं मेजोरना मास, ये हम लोग इसको बुलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझिए कि ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल में जाने लग रहा है तो सभी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन का तो वो पॉजिट्रॉन में नहीं जा सकता है, आप कहेंगे कि डिके हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि चार्ज कंजर्व नहीं होगा रिएक्शन के दौरान, ठीक है, चार्ज कंजर्व नहीं है ना, इसके ऊपर तो चार्ज नहीं है भाई, तो कंजर्व, क्योंकि कंजर्व है इस केस में तो आसानी से डिके कर जाएगा, मास हुआ तो, और वो कौन सा मास होगा, मेजोरना मास, ठीक है। तो ये थोड़ी आगे की बातें होगी, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मेन बात ये था कि यहां पर ये जो एंटी न्यूट्रिनो दिया गया है ये राइट हैंडेड है, मतलब हेलिसिटी इसका कैसा है, पॉजिटिव है, हेलिसिटी इसका किसका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इतनी सी बात जान लेने के बाद अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं जो हमें गिवन है, पाई नेगेटिव गोज टू म्यू नेगेटिव प्लस में एंटी न्यूट्रिनो, ये राइट हैंडेड है, पक्की बात है। स्पिन कितना है इसका, अच्छा स्पिन भी लिख लीजिए, स्पिन इसका कितना होगा, इसका तो 0 है स्पिन, है ना, स्पिन किसका कितना होगा, 0 होगा, बोसोन है ना, बोसोन है तो 0। अच्छा ये लेप्टॉन्स है, एग्जिस्ट करेगा, लेप्टॉन्स एग्जिस्ट करेगा, कितना होगा वो आप देख लीजिए एक बार, देखो इसका कितना होगा -½ इसका कितना होगा हाफ, इसका कितना होगा हाफ। आप देख सकते हैं स्पिन क्या है, पॉजिटिव, स्पिन पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, हेलिसिटी है वो राइट हैंडेड होने के कारण वो भी पॉजिटिव,
ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनो तो मौजूद ही नहीं है ना भाई। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों पॉजिटिव अगर है तो इस वाली इक्वेशन से आप बता सकते हैं कि ये जो मोमेंटम p है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मोमेंटम क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा। अब ऑब्वियस बात है अगर इसका मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ये पाई नेगेटिव में जब डिके करेगा तो ये न्यू म्यू बार इधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है मोमेंटम इसका। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है म्यू नेगेटिव किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मोमेंटम कंजर्व है ना, ये रेस्ट पर था स्टार्टिंग में तो जीरो, इसका मोमेंटम कितना है नहीं पता, इसका मोमेंटम कितना है हाँ पता है पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव होना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ओके, तो इसका p कितना है, नेगेटिव है। स्पिन कितना है, तो स्पिन हम लोग देख चुके हैं -12 नेगेटिव है। बात है s भी नेगेटिव है और p भी नेगेटिव है, तो हेलिसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव। हेलिसिटी जब पॉजिटिव आएगा तो आपसे पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी तो पूछी है उसने, इसका मतलब 100% है प्रोबेबिलिटी, 100% प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी 1, प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी विल बी 1। सो ऑप्शन नंबर जो 2 रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास सही रहेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अलाउड बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट इट इज अलाउड बाय द वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो शायद मैंने आप लोगों को एक मिस्टेक करवाया होगा पहले, जो स्ट्रेंजनेस था वो मैंने K पॉजिटिव K नेगेटिव का और जो K0 बार का था ये मैंने एक साथ लिखा था, इसका भी +1 होगा, इसका हमारे पास -1 होगा, थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो वैल्यू था T का ये रहेगा, इसके लिए हमारे पास 2 पेयर, ये 2 पेयर, तो हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, ये T3 का वैल्यू था। ठीक है, स्ट्रेंजनेस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कितना होगा +1, इसके लिए कितना होगा +1। ठीक है, और ये जिसके ऊपर ये नेगेटिव और बार लगे हुए हैं ना, इसके लिए हमारे पास होता है -1 और इसके लिए हमारे पास होता है -1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो अब मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे वीक इंटरेक्शन से अलाउड हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले बात ये आती है कि वीक इंटरेक्शन में कायोन्स जो होते हैं इसके अधिक चांस है, कायोन्स वाला आंसर होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं ऑप्शन नंबर 2 को 4 को चेक करने से पहले मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा, कायोन्स आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और 3 के अंदर, तो 1 और 3 ऑप्शन में से ही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है K0 प्लस में π0 गोज टू K0 बार प्लस पाई पॉजिटिव प्लस पाई नेगेटिव। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास रिएक्शन है ये गिवन है डेल्टा पॉजिटिव प्लस K0 गोज टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों में से आंसर होगा क्योंकि कायोन्स इसी के अंदर आ रहे हैं। अगर इसकी बात करूं मैं तो देखो ये हमारे पास क्या है, हाइप्रोन, जो बैरियन कह लो, बैरियन है, ये हमारे पास मैसोन है, ये बैरियन प्लस बैरियन। अब देखो ऑब्वियसली बात है बैरियन प्लस मैसोन गोज टू बैरियन प्लस बैरियन, इसका मतलब बैरियन नंबर इज नॉट कंजर्व। यहां पर 1 है बैरियन नंबर, यहां इसका 0, यहां 1 और यहां पर 1, बैरियन नंबर नॉट कंजर्व, तो रिएक्शन ही वैलिड नहीं होगी। अब क्योंकि रिएक्शन ही वैलिड नहीं है तो मेरा मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए, फर्स्ट वाला। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो बैरियन प्लस मैसोन गोज टू बैरियन प्लस मैसोन, इसका मतलब 1 + 0 गोज टू 1 + 0 + 0, कंजर्व है बैरियन नंबर। चार्ज कंजर्व है क्या, देख लेते हैं, 0 + 0 गोज टू 0 + 1 - 1, कंजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं स्पिन। स्पिन जो है वो मैसोन का कितना होता है, 0, सभी मैसोन है, देखो सभी मैसोन्स 0 हो गया स्पिन, तो कंजर्व है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं यहां स्ट्रेंजनेस, क्योंकि स्ट्रेंजनेस जो है वो कंजर्व नहीं होना चाहिए, और आल्सो जो T3 का वैल्यू ये भी कंजर्व नहीं होना चाहिए। अगर ये कंजर्व नहीं है तो मैं कह दूंगा कि हाँ भी ये हमारे पास रिएक्शन वैलिड रहेगा वीक इंटरेक्शन से। देखो स्ट्रेंजनेस वैलिड है यहाँ पे, देखो खुद से देखो, ये K0 है तो K0 में +1 जाएगा, तो +1 स्ट्रेंजनेस। ठीक है, इसका स्ट्रेंज पार्टिकल तो है नहीं, तो 0 हो गया। ठीक है, गोज टू, ये बार लगा हुआ है तो -1 जाएगा, +0 + 0, तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, स्ट्रेंजनेस वैलिड नहीं हो रही है। क्योंकि स्ट्रेंजनेस वैलिड नहीं हो रही है तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, दिस गोज थ्रू द वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, तो इस चीज को आप एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा भी। ठीक है, आपके नोट्स जो आप बना रहे हैं इसके अंदर K पॉजिटिव का K0 का +1 और इनका दोनों का -1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज और आर अलाउड बाय द कंजर्वेशन लॉज। तो 2 रिएक्शन आपको दे रखे, सबसे पहले रिएक्शन है पाई पॉजिटिव प्लस N गोज टू, ठीक है, यह हाइप्रोन आपको गिवन है प्लस में K पॉजिटिव। ठीक है, एक आपको गिवन है रिएक्शन पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन गोज टू दिस प्लस क्या 0। ठीक है, ये आपको गिवन है, इसमें से बताना है कौन सी रिएक्शन वैलिड है कौन सी नहीं है। देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, चार्ज सबसे पहले फंडामेंटल है, एल में चेक करूंगा नहीं, यहाँ पर एल चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चार्ज चेक कीजिए, तो 1 और यहाँ 0, यहाँ 0 1 कंजर्व है। अच्छा बैरियन नंबर की बात कर लेता हूँ मैं, बैरियन नंबर इसमें देखो, बैरियन नंबर किसका होगा, बैरियंस का, तो बैरियंस यहाँ पे कौन सा होगा, बैरियन अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये बैरियन है, ये मैसोन है, ये बैरियन है, ये मैसोन है, कंजर्व है बैरियन नंबर। ठीक है, स्पिन की बात करता हूँ, स्पिन की अगर हम बात करें तो स्पिन मैसोन्स का 0 होता है, तो देखो इसका 0 इसका 0।
अब ये बच गए हाइप्रोन्स, इनका स्पिन कितना होगा, तो इसका स्पिन कितना होता है हमें पता है हाफ, और इसका स्पिन कितना होता है हाफ, ठीक है, फेर्मियंस है ना। हाइप्रोन्स क्या होता है, फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को तो भी करते हैं, तो मैंने बताया था हाफ होता है, 3/2 किसका होता है, डेल्टा और ओमेगा, इनका 3/2 होता है, बाकी सबका हाफ, ठीक है। तो हाफ गोज टू हाफ, स्पिन वैलिड है, ठीक है। तो ये सब चीजें वैलिड है। अच्छा स्ट्रेंजनेस देखें एक बार, स्ट्रेंजनेस देखो, स्ट्रेंजनेस इसका कितना होगा, स्ट्रेंज पार्टिकल्स कौन सा है यहाँ पे, स्ट्रेंज पार्टिकल्स ये मौजूद है, ये एक स्ट्रेंज पार्टिकल है। अच्छा और कौन सा है स्ट्रेंज पार्टिकल, ये मौजूद है, ठीक है। अच्छा ये दोनों स्ट्रेंज पार्टिकल है नहीं, क्योंकि ये मैसोन है, पायोन्स है, और ये हमारे पास कैसा है, न्यूक्लियन है। तो हम जानते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स कौन से होते हैं, कायोन और प्लस हाइप्रोन्स, ये होते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये कायोन है, कायोन का स्ट्रेंजनेस नंबर पॉजिटिव चार्ज के साथ तो 1 होगा, 0 होता तो भी 1 होता, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था इससे पिछले क्वेश्चन में। अच्छा ये इसका कितना होगा, इसका स्ट्रेंजनेस नंबर -1 होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका -1 होता है, ये वाला और ये इसका -1, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें -1 है इसका, इसका 1 है, 0 हो गया। अच्छा यहाँ तो होगा ही नहीं स्ट्रेंजनेस, तो 0 हो गया, मतलब हमारे पास स्ट्रेंजनेस कंजर्व है। अच्छा T3 की और बात कर लेते हैं, एक बार थर्ड आइसोस्पिन की बात कर लेते हैं। अगर ये सब कुछ है यहाँ वैलिड, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से वैलिड हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन थर्ड आइसोस्पिन की बात करता हूँ मैं, देखो थर्ड आइसोस्पिन, इसमें बताओ कितना होगा, तो 1 होगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा प्लस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो इसका कितना होगा, -1/2 होगा, ठीक है। गोज टू इसका कितना होगा, ये अकेला एग्जिस्ट करता है, अकेला एग्जिस्ट करेगा तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास में T3 का वैल्यू 0, ठीक है, अकेला एग्जिस्ट करता है इसलिए। और इसका कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका हो जाएगा हमारे पास K पॉजिटिव K नेगेटिव, पेयर में हाफ हो गया। अच्छा यहाँ पर कितना हो गया, हाफ गोज टू हाफ, वैलिड है, सब चीज़ वैलिड है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मैं इसकी बात करता हूँ, देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देख लीजिए चार्ज वैलिड है क्या यहाँ पे, तो -1 + 1 गोज टू 0 + 0 वैलिड है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नंबर देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बैरियन, बैरियन में कौन है, बैरियंस नंबर, तो बैरियन ये है हमारे पास, बैरियन ये है, ये दोनों मैसोन्स हैं, वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज पार्टिकल कौन मौजूद है यहाँ पे, स्ट्रेंज पार्टिकल ये मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और भी है, हाँ बिल्कुल ये रहा, ठीक है, स्ट्रेंजनेस है, इसका कितना स्ट्रेंजनेस है, इसका कितना स्ट्रेंजनेस है, वही सेम जो इस ऊपर वाली रिएक्शन में था, तो सेम है। इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं हमारे पास, वैलिडेट है दोनों ही। आंसर हमारे पास हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। तो अलाउड बाय कंजर्वेशन लॉज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोसेस डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस। सो 4 रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा स्ट्रेंज पार्टिकल्स ढूंढ लीजिए सबसे पहले, तो देखो स्ट्रेंज पार्टिकल ढूंढे, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसमें अगर देखें तो स्ट्रेंज पार्टिकल, ठीक है, कायोन्स और हाइप्रोन्स होते हैं ना, ठीक है। अच्छा इसमें ये रहा हाइप्रोन, अच्छा इसमें देखें तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेंगे स्ट्रेंज पार्टिकल्स, ठीक है। तो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स में डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस, ठीक है। सो अगर हम देखें तो इसका देखो, इसमें कितना होगा, इसका हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेंजनेस नंबर, इसका होता है 1, इसका कितना होता है स्ट्रेंजनेस -1, ठीक है। इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है -1, तो 1 - 1 1 - 1 0 0, तो इन दोनों में तो कंजर्व है, पक्की बात है, ठीक है। इन दोनों में देख लेते हैं एक बार, इसका स्ट्रेंजनेस कितना होगा, यहाँ स्ट्रेंजनेस हमारे पास हो जाएगा, कायोन्स के केस में होता है हमारे पास +1, यहाँ पर 0 + 0 आ रहा है। देखिए जो डेल्टा होता है ना, ये डेल्टा, ये एक्चुअल में स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होता है दरअसल, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो डेल्टा है इज नॉट ए स्ट्रेंज पार्टिकल, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिके ऑफ पाई नेगेटिव गोज टू म्यू नेगेटिव प्लस न्यू म्यू बार। एक तो ये गिवन है, और एक है हमारे पास पाई नेगेटिव गोज टू इलेक्ट्रॉन प्लस में न्यू ई बार। ये कहता है कि ये रिएक्शन होने का अधिक चांस है इसकी बजाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी मच हाई देन दिस बिकॉज ऑफ। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, डज नॉट कंजर्व बैरियन नंबर, because 0 electron number, suppressed by energy momentum conservation, suppressed by helicity conservation। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर हेलिसिटी कंजर्वेशन हमने देखा भी था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, बट एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये एंटी न्यूट्रिनो है, राइट हैंडेड होगा, ठीक है, और इसे भी राइट हैंडेड ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास में इधर जा रहा था न्यू म्यू, मैंने डायग्राम बनाया था इसका, न्यू म्यू बार, और इधर जाएगा म्यू नेगेटिव, ये राइट हैंडेड था, ये राइट हैंडेड था, हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ हेलिसिटी मैच कर रहा था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये तो एंटी न्यूट्रिनो है, ये फिर दोबारा से राइट हैंडेड होगा, ठीक है, मतलब ये फिर दोबारा से रिएक्शन ऐसे होना चाहिए, ये न्यू ई बार और यहाँ पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो ये राइट हैंडेड है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, राइट हैंडेड होना पड़ेगा फॉर हेलिसिटी कंजर्वेशन। बट एक्चुअल में ये राइट हैंडेड नहीं होता है, ठीक है, ये राइट हैंडेड नहीं होता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर ये जो म्यू नेगेटिव है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो म्यून है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में मास डिफरेंस काफी अधिक है। मतलब मैं अगर बात करूं, मास म्यून का लगभग 207 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास के, ठीक है। तो इसे मैं एक तरीके से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो इसे मैं एक तरीके से मासलेस मान सकता हूं। और मासलेस जितने पार्टिकल्स होते हैं ना, उस केस में हेलिसिटी जो है ना, वो हमारे पास बन जाता है कायरिलिटी। हेलिसिटी किसको अप्रोच करता है, कायरिलिटी। मतलब कायरिलिटी एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली फॉर मासलेस पार्टिकल्स, ठीक है। तो मासलेस फेरमियंस के लिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं। रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी में हम लोग जो कायरिलिटी ऑपरेटर है इसका इस्तेमाल भी करते हैं। जो डायरेक्ट मैट्रिक्स होती है गामा 5, ठीक है ना, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब ये ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं कायरिलिटी ऑपरेटर, गामा 5 डायरेक्ट मैट्रिक्स होती है। और हेलिसिटी ऑपरेटर तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था, इसका वैल्यू कितना होता है, एस वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइड बाय पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखें, क्योंकि इसका मास काफी कम है इसके मुकाबले, मासलेस एक तरीके से, तो इसका कायरिलिटी जो होना चाहिए, इसका कायरिलिटी होना चाहिए, वो हमारे पास क्या होना चाहिए यहां पर, वो होना चाहिए हमारे पास में क्या, जैसा हेलिसिटी का ऑर्डर है उसके बराबर। मतलब जिधर हेलिसिटी होगा उधर कायरिलिटी होगा, या अपोजिट कह लीजिए, जिधर कायरिलिटी होगा उधर हेलिसिटी होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो कायरिलिटी होता है वो हेलिसिटी का अपोजिट, यानी ये हमारे पास लेफ्ट हैंडेड कायरिलिटी होनी चाहिए इस केस में। तो क्योंकि कायरिलिटी हमारे पास लेफ्ट हैंडेड है, तो हेलिसिटी भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए। इसका मतलब हेलिसिटी कंजर्वेशन रूल यहां पर ओबे नहीं हो रहा है, यहां ओबे हो रहा है, यहां पर ओबे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हेलिसिटी कंजर्वेशन है। हेलिसिटी कंजर्वेशन नहीं है ड्यू टू कायरिलिटी। कायरिलिटी जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंडेड है, अपोजिट होता है हेलिसिटी के इस केस में, ठीक है। सेम है बट अपोजिट है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंडेड होने के कारण कायरिलिटी में हेलिसिटी अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड है इलेक्ट्रॉन, ये एंटी न्यूट्रिनो जो है ये हमारे पास क्या है, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास क्या राइट हैंडेड है, तो हेलिसिटी कंजर्वेशन यहां पर ओबे नहीं हो पाएगा, यहां पर ओबे हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज मच लेसर मास देन द म्यून। ओके, तो ये हमारे पास आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैरियन डिके हो रहा है बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बाय फॉलोइंग द रिएक्शन कि एक्स गोज टू, ठीक है, सिग्मा पॉजिटिव प्लस पाई नेगेटिव प्लस पाई 0, ठीक है। आपने बताना है कि इसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन T3 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो T3 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, हमें पता है ये जो सिग्मा है ये 3 लाई करते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा 0, सिग्मा नेगेटिव। तो T3 का वैल्यू हमारे पास होगा इस केस में यहाँ पर +1, यहाँ 0 और यहाँ पर -1, ठीक है। सिमिलरली पायोन्स हैं, तो पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई 0, तो इसमें होगा +1, इसमें होगा -1 और इसमें होगा 0। चार्जेस के हिसाब से मैंने देख लिया, ठीक है, किसको अधिक प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा +1, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर कितना हो गया 0, तीनों को आप जोड़ लीजिए, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हमारे पास सही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है मीन लाइफ टाइम डिके जो है इनका ऑर्डर बताना है किस प्रकार से होगा। तो रिएक्शन गिवन है रो नॉट गोज टू, ठीक है, ये रो मेसोन गिवन है आपको, ठीक है, पाई प्लस में पाई माइनस। नेक्स्ट गिवन है पाई 0 गोज टू गामा प्लस गामा। नेक्स्ट गिवन है म्यू नेगेटिव गोज टू इलेक्ट्रॉन प्लस में न्यू बार प्लस में न्यू, ठीक है। अच्छा, तो रिएक्शन में जो लाइफ टाइम का ऑर्डर था वो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, वीक का अधिक, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर स्ट्रॉन्ग। आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ से। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है या न्यूट्रिनो आ रहा है, तो ये रिएक्शन होगी हमारे पास वीक, ये रिएक्शन वीक होगी। अब क्योंकि यहाँ पर गामा फोटोन्स आ रहा है जो कि मीडिएटर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगा यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ मैसोन्स आ रहा है वो भी रो मैसोन्स, तो वैसी बात है यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगी। इस प्रकार से हम इसको क्लासीफाई भी आसानी से कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने क्लासीफाई कर लिया है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये वीक से होगा, तो ये ऑर्डर हमें मालूम है, तो हम यहाँ से ऑर्डर से बता सकते हैं कि टो म्यू का अधिक रहेगा, फिर उसके बाद टो पाई का अधिक रहेगा, फिर उसके बाद हमारे पास रहेगा किसका, टो रो का, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर मैच कर रहा है यहाँ से, ठीक है, तो म्यू, फिर इसके बाद में पाई और फिर इसके बाद रो, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से मैच करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड फ्री पार्टिकल्स। तो 4 रिएक्शन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो एक एक ऑप्शन में आप लोगों को पढ़ता हूँ। सबसे पहले 4 रिएक्शन लिख देते हैं, n बार प्लस p बार, n बार गोज टू p बार प्लस में पॉजिट्रॉन प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास में गिवन है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है।
इस रिएक्शन में आपको बताना है प्रोसेस 1, यानी ये जो प्रोसेस 1 है, इट इज ओबे ऑल द कंजर्वेशन लॉज, जितने भी कंजर्वेशन लॉज है सबको वैलिडेट करवा रहा है। देख लेते हैं एक बार, देखो चार्ज देख लेते हैं, चार्ज कितना है इस पर 0, इस पर कितना होगा, इस पर चार्ज हो जाएगा हमारे पास 1 था प्रोटॉन पर, तो इसका बार लगा दिया तो -1 हो जाएगा, यहां पर देखें तो 1 हो जाएगा, यहां पर देखें 0 है, तो चार्ज हमारे पास क्या है, वैलिड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम, L है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ 0 प्लस में यहाँ -1 और यहाँ पर 1, वैलिड है। नेक्स्ट है बैरियन नंबर, बैरियन नंबर में देखें तो बैरियन कौन है, यहाँ पर बैरियन है ये और बैरियन है ये, तो इसका 1 गोज टू 1, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स 0 + 0, वैलिड है। नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रेंज पार्टिकल्स, स्ट्रेंज पार्टिकल्स की बात करें तो कोई भी नहीं है यहाँ स्ट्रेंज पार्टिकल्स, तो 0 गोज टू 0 + 0 + 0, ठीक है, वैलिड है। नेक्स्ट है हमारे पास T3 कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो, तो इसका हो जाएगा हमारे पास -½ गोज टू -½ ठीक है, और ये हमारे पास जाएगा प्लस में T3 कंपोनेंट 0 + 0, ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा वैलिड, ठीक है। तो ये हमारे पास में हम कह सकते हैं प्रोसेस 1 जो है वो ओबे कर रहा है ऑल कंजर्वेशन लॉज। एक चीज़ और है, देखो यहाँ पर जो है ये T3 कंपोनेंट, तो ये हमारे पास था -½ +½ हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ ये -½ तो ये वैलिड नहीं कर रहा है यहाँ पे, थर्ड आइसोस्पिन नॉट वैलिडेट, ठीक है, थर्ड आइसोस्पिन इज नॉट वैलिडेट, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो नहीं हो सकता भाई आंसर, ठीक है, T3 कंपोनेंट वैलिड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, -½ था ना, बार लगाया तो +½ हो गया, इसका +½ होता है, बार लगाया तो कितना हो गया, -½ हो गया, तो ये हमारे पास वैलिडेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड में ऑप्शन देखता हूं, सेकंड ऑप्शन में प्रोटॉन बार प्लस न्यूट्रॉन गोज टू पाई नेगेटिव, कह रहा है इस रिएक्शन के बारे में, दिस रिएक्शन कंजर्व बैरियन नंबर बट वायलेट एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन, तो कह रहा है बैरियन नंबर को कंजर्व कर रहा है ये, तो बैरियन कौन कौन से हैं, ये बैरियन है, ये बैरियन है, ये बैरियन नहीं है। अब क्यों बार लगा हुआ है तो +1 नहीं डिनोट करेंगे हम लोग, बैरियन नंबर क्या डिनोट करते हैं, 1 ना डिनोट करते हैं ना, लेकिन यहाँ बार लगाया तो -1 प्लस में कितना 1 एंड दिस गोज टू 0, तो वैलिडेट कर रहा है, इसको तो सही दे रखा है, इसमें आगे लिख रखा है एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन को वायलेट करेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम देखें तो मास देखिए इसका कितना है, इसका 938 है लगभग, इसका कितना है 939 है, और इसका कितना है लगभग 140 है, बताओ वैलिड नहीं करना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है आपको, इसका मतलब इसका आंसर 2 होना चाहिए, तो यहीं से पता चल गया। अब आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, फिर भी मैं एक बार चेक कर देता हूं, ऑप्शन नंबर 2 तो यहां से सही निकल गया, ऑप्शन नंबर 3 और 4 एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 और 4 देखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गोज टू पाई प्लस π0 + π0, इस रिएक्शन के बारे में इसने दे रखा है कि दिस प्रोसेस इज नॉट अलाउड बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट अलाउड बाय द वीक इंटरेक्शन, इसका मतलब S इज नॉट कंजर्व हियर, S कंजर्व नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज पार्टिकल्स पहले गिन लीजिए, स्ट्रेंज पार्टिकल यहाँ कोई नहीं है, स्ट्रेंज पार्टिकल यहाँ कोई नहीं है, तो 0 + 0 गोज टू 0 + 0 + 0, स्ट्रेंजनेस कंजर्व है एक्चुअल में यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉन प्लस में एंटी न्यूट्रिनो गोज टू न्यूट्रॉन प्लस में पॉजिट्रॉन, कह रहा है कि दिस रिएक्शन कंजर्व बैरियन नंबर कंजर्व करता है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर को, इलेक्ट्रॉन नंबर मतलब ये वायलेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर में कौन सा देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वाला ये है ना, इसलिए अच्छा इसका तो 0 हो गया, प्लस में यहाँ पर इसका कितना हो गया 1 गोज टू ये 0 और ये कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है ये हमारे पास वैलिडेट नहीं कर रहा है ना। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये -1 हो जाएगा, न्यू के ऊपर बार लगा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये एंटी हो गया, ये भी क्या हो गया एंटी हो गया, -1 ठीक है, तो वैलिडेट कर रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट नहीं करेक्ट हो गया, यहाँ रॉन्ग बोला था ना, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ओके, मतलब ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया एक तरीके से हम देखें तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो रहा है और ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन नंबर वायलेट्स हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो आप लोगों को सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल विच इज कंपोजिट स्टेट ऑफ 3 क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स से मिलकर के बना है UDS से मिलकर के अगर कोई हमारे पास बना है कोई पार्टिकल, तो इसमें हमें बताना है चार्ज कितना होगा, इसके अलावा पूछा है स्पिन कितना होगा, और इसके अलावा पूछा है स्ट्रेंजनेस कितना होगा, ठीक है, स्ट्रेंजनेस कितना होगा, ठीक है, तो UDS में लिख लीजिए एक बार, Q और S लिखता हूं मैं, इसका कितना 2/3 -1/3 -1/3, सभी को जोड़ दीजिए 0, तो चार्ज तो 0 हो गया। नेक्स्ट बात करता हूं स्पिन, तो एक बात बताइए, जो क्वार्क्स होते हैं कैसे हैं, फेर्मियंस की बोसोन्स, मैंने पहले बता दिया था फेर्मियंस जो है वो हमारे पास क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब यहां पर जो स्पिन आएगा वो 0 नहीं होगा, यहां पर कितना होगा हाफ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करता हूं मैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंजनेस की, स्ट्रेंज पार्टिकल कौन है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ ये है, तो इनके लिए स्ट्रेंजनेस 0 और इसके लिए होता है -1,
ठीक है, तो सभी को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया -1। तो 0, हाफ और -1, दीज आर द वैल्यूज ऑफ चार्ज, स्पिन एंड स्ट्रेंजनेस। देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द रिएक्शन ड्यूट्रॉन 2 1 प्लस ड्यूट्रॉन 2 1 गोज टू हीलियम 4 2 एंड प्लस में पायन। ठीक है, कैन नॉट प्रोसीड बाय द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिकॉज इट वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एंगुलर मोमेंटम बाद में चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज देख लो एक बार, चार्ज कितना 0 0 गोज टू 0 + 0, वायलेट नहीं कर रहा, ये वायलेट नहीं कर रहा है, कंजर्व है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बैरियन नंबर, वायलेट कर रहा है क्या? देखो बैरियन नंबर, देखो बैरियन कौन है यहाँ पर, कोई नहीं है, ये मैसोन है। ठीक है, और ये कुछ एटम्स हैं। ठीक है, तो 0 + 0 गोज टू फिर दोबारा 0 + 0, कंजर्व है। लास्ट ऑप्शन आइसोस्पिन, आइसोस्पिन देख लेते एक बार टी। ठीक है, टी की बात करता हूं मैं, बल्कि T3 की बात कर लो। ठीक है, या टी की बात कर लो, एक ही बात है। आप देखिए खुद से देखो 0 0 0 आइसोस्पिन, तो ठीक है आप खुद से देख सकते हैं आइसोस्पिन, इसका आप निकाल करके भी देख सकते हैं। देखो इसका कितना होगा आइसोस्पिन, आप खुद से देखिए T3 का वैल्यू देखो, आप इसके लिए देखो D21 के लिए यहां पर Z कितना है 1 और N का वैल्यू कितना है 1, तो यहां पर जो T3 का वैल्यू होगा वो कितना होगा Z - N / 2, मतलब कितना हो गया 1 - 1/2 0, तो यहां हो गया 0 प्लस में इसका भी 0। अच्छा, यहां कितना होगा, देख रहे हैं यहां पर, यहां Z का वैल्यू कितना है 2 है और N का वैल्यू कितना है 4 - 2 2, तो 2 - 2/2 0, फिर दोबारा 0 प्लस में पाई 0, ये T3 का वैल्यू तो होगा यहाँ पर, मैसोन है ना, और ये 3 होते हैं, कौन कौन से, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई 0, तो T का वैल्यू कितना होगा 1, अलग अलग देखोगे तो 1 - 1 0, यहां कितना, यहां पर होगा हमारे पास 0। ठीक है, तो पायोन है ना, तो पायोन के केस में, हाँ ठीक है, तो पायोन के केस में थर्ड आइसोस्पिन कंजर्व्ड है, बट टी का वैल्यू देखो, टी का वैल्यू देखो 0 + 0 गोज टू 0 प्लस में 1 होता है ना इसका, तो ये कंजर्व नहीं है आइसोस्पिन। वो भी थर्ड आइसोस्पिन की बात भी नहीं कही उसने, वैसे तो आइसोस्पिन की बात कर रहा है, तो आइसोस्पिन डज नॉट वायलेट हियर, आइसोस्पिन वायलेट्स हियर। ठीक है, तो क्योंकि आइसोस्पिन वायलेट कर रहा है यहां पर और ऑप्शन में यही दे रखा है बिकॉज इट वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ, तो हमारे पास आइसोस्पिन ही आएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जेलमैन निसिजिमा फॉर्मूला बताइए। जेलमैन निसिजिमा फॉर्मूला आपको बताया था, हाँ ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ओके ठीक है, T3 = Q - Y/2, ठीक है, ये हमारे पास होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, T3 = Q - Y/2, ये हमारे पास होता है रिलेशन में। ठीक है, तो Q हो जाएगा T3 प्लस में हाफ एंड दिस गिव्स मी B + S, तो पक्का है B + S एंड हमारे पास रहेगा प्लस का C। ठीक है, ये स्मॉल b स्मॉल t नहीं है इस केस में, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 4 मैच करेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ना Q = T3 + Y/2 होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, 4 प्रोसेस दे रखे हैं, फॉरबिडन कौन से हैं फॉर द फ्री पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले केस में फोर्थ ऑप्शन देखो, पहले तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इजी रहेगा, पाई नोड गोज टू गामा प्लस गामा, ऑब्वियसली बात है रिएक्शन फॉरबिडन नहीं है, रिएक्शन वैलिड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से वैलिड है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है फोर्थ वाला। तो थर्ड की बात करता हूं मैं। थर्ड में देखो हमें गिवन है पाई पॉजिटिव गोज टू ई पॉजिटिव प्लस न्यू ई, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ये कहता है फॉरबिडन होगा कि नहीं होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। चार्ज है कंजर्व, बिल्कुल चार्ज कंजर्व है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक वाला देख लीजिए, तो यहाँ पर होगा -1, यहाँ होगा 1 और यहाँ 0 है, तो बिल्कुल -1 + 1 0, ये भी 0, तो इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर वैलिड है। ठीक है, बैरियन, बैरियन में तो कोई बैरियन है ही नहीं मौजूद यहाँ पे। ठीक है, चेक करने की जरूरत। स्ट्रेंजनेस है यहाँ पे, स्ट्रेंज पार्टिकल्स कोई नहीं है, स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व है यहाँ पे। अच्छा, फिर इसका T3 आइसोस्पिन देखा ना, T3 या T कह लो, तो यहाँ देखो ये पायोन है, तो इसका T3 एग्जिस्ट करेगा या T एग्जिस्ट करेगा इसका, बट इन दोनों का तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 0 0 है, तो इसका मतलब T3 या T कह लो, आइसोस्पिन इज नॉट कंजर्व इन दिस रिएक्शन, तो ये फॉरबिडन हो जाएगा। तो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ना, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 3 है, ठीक है ना, ये हमारे पास सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब पाई प्लस ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये हमारे पास फॉरबिडन होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, सेकंड वाला ऑप्शन चेक करिए। सेकंड वाला ऑप्शन है दिस गोज टू प्रोटॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यू ई। इसका आप देखिए एक बार, या तो चार्ज कंजर्व नहीं है, देखो इसका चार्ज कितना 0, इसका 1 + 1 + 0, चार्ज कंजर्व नहीं, फॉरबिडन हो गया, फॉरबिडन हो गया। ठीक है, तो सेकंड फॉरबिडन है, थर्ड वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा फॉरबिडन। T3 कंजर्व नहीं है इस केस में, T3। एक चीज और है, देखो T3 कंजर्व नहीं है फिर भी रिएक्शन हो सकती है, मैंने आपको बताया था बहुत पहले, रिएक्शन में T3 अगर वैलिड नहीं है तो भी रिएक्शन हो सकती है इस केस में। कैसे? बाय यूजिंग द वीक डिके, वीक डिके हो सकता है।
वीक डीके हो सकता है यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर देखो आप न्यूट्रिनो एंटीन्यूट्रिनो जब आता है ना या कायोन्स आता है तो हम जानते हैं वीक डीके होता है उस केस में, ठीक है। मोस्ट पॉसिबल चांस होता है वीक डीके का, तो वीक डीके होगा यहाँ पर, तो रिएक्शन ये फॉरबिडन नहीं, एक्चुअल रिएक्शन ही होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करता हूँ लास्ट फर्स्ट ऑप्शन में देखो एक बार, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन गोज टू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस में न्यूट्रिनो। आज सबसे पहले बात करता हूँ चार्ज वैलिड है क्या यहाँ पे, तो देखो चार्ज यहाँ पर हो जाएगा 1 गोज टू 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है, वैलिड है चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ बी, बैरियन नंबर तो कोई नहीं है, बैरियन छोड़ दो इसको। इलेक्ट्रॉनिक नंबर एल की बात करता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा -1, इसका कितना होगा +1, वैलिड है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करता हूँ इसके बाद में, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर ही मास की बात कर लो एक बार, मास की देख लेते हैं एक बार, मास कितना होता है, इसका कितना होता है 938, इसका कितना होता है 939 और इसका कितना होता है 0.51 लगभग, तो मास कंजर्व नहीं है यहाँ पर, मास कंजर्व नहीं है, फॉरबिडन रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिएक्शन नंबर ये वाली है फर्स्ट वाली, और एक रिएक्शन थी हमारे पास ये वाली रिएक्शन, ठीक है ना, ये दोनों हमारे पास वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, 2013 का है ये। ए स्पिन हाफ पार्टिकल ए अंडरगोज द डिके ए टू बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, स्पिन आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। सो ए गोज टू बी प्लस सी प्लस डी, स्पिन हाफ पार्टिकल था ये ए, ठीक है, बी और सी का भी स्पिन हाफ ही है, ठीक है, इसका नहीं मालूम, पता करना है इसका कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आइसोस्पिन जो है, ठीक है, वो कंजर्व है यहाँ पर, कि कंजर्व है तो हम क्या करेंगे, इन वाले जो स्पिन है बी प्लस सी, इसका आप लोग देखिए क्या हो सकता है, नेट कॉम्बिनेशन का कितना होगा, तो हाफ माइनस हाफ से लेकर के हाफ प्लस हाफ तक, S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2, तो ये कितना हो गया 0 to 1, यानी 0 और 1 हो सकता है पॉसिबल। अब D का निकालने के लिए इस हाफ को आपको 0 के साथ और इस हाफ को 1 के साथ, ये आपको कंबाइन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं हाफ को 0 के साथ कंबाइन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहां से, हाफ को 0 के साथ कंबाइन करेंगे तो इस D का हो जाएगा स्पिन हाफ, ठीक है, और इस हाफ को 1 के साथ कंबाइन करोगे तो 1 माइनस हाफ हाफ एंड 1 प्लस हाफ 3/2, तो ये होना चाहिए हमारे पास D का, आ रहा समझ आप लोगों को, ठीक है। तो हाफ माइनस 0 हाफ हो गया, इन दोनों कॉम्बिनेशन बिठाओगे तो 1 माइनस हाफ से 1 प्लस हाफ, तो हाफ भी हो सकता है 3/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए स्पिन किसका, D का। अब स्पिन D का ये कब होगा, जब आप क्या कंसिडर कर रहे हैं SB प्लस C, B प्लस C का स्पिन जब आप 0 कंसिडर कर रहे हैं, ये कब होगा जब B प्लस C का आप स्पिन कंसिडर कर रहे हैं 1। आप खुद से देखो इन दोनों केस में कॉमन क्या है, ये कॉमन ये चीज है, ये कॉमन नहीं है इस केस में, कॉमन ये है, इसका मतलब D का स्पिन भी कितना होना चाहिए, हाफ ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास हाफ ओनली वाला देखो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास सही आएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है इसमें जो कि अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था, ठीक है, इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमें नहीं मालूम है, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। गिवन है इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस पाई नेगेटिव पी गोज टू पाई नेगेटिव पी, या हमारे पास जो पायोन है नेगेटिव पायोन और जो प्रोटॉन है इसके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और इस कोलिजन को आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो हार्ड स्फेयर कोलिजन था, हार्ड स्फेयर्स के बीच जो कोलिजन हो रहा था, जो क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप लोगों ने यूज किया था स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर, उसमें आपने टोटल क्रॉस सेक्शन आया था आपका इस केस में पाई बी मैक्स स्क्वायर, ये जो बी है ना यहाँ पर बी मैक्स, ये हमारे पास है इंपैक्ट पैरामीटर, तो इंपैक्ट पैरामीटर की टर्म्स में ये आंसर आ रहा था, तो इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है इसके अंदर, सच दैट आपको ये गिवन है कि जो पायोन है इसका मास 1/6 होता है प्रोटॉन के मास से, यानी कि m पाई का वैल्यू हो जाएगा mp/6, mp/6, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां जो इंपैक्ट पैरामीटर है ना ये आप निकाल सकते हैं, तो इंपैक्ट पैरामीटर का हम जानते हैं फॉर्मूला Q1 Q2 डिवाइड बाय, बल्कि यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नोड, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में E, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। B इज इक्वल टू Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नोड, ये फॉर्मूला हमने देखा भी था रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर, जहां Q1 Q2 थे अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज और गोल्ड फाइल का चार्ज Z/E जो था हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर ये जो Q1 Q2 होंगे ये होंगे हमारे पास चार्जेस किसके ऊपर, पायोन पर, और चार्ज किसके ऊपर हमारे पास में इस पे प्रोटॉन पर, ठीक है। और ये एनर्जी किसका है, एनर्जी है ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, जैसे उसके इसमें अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो आपको पहले से दे रखा था। अब ये यहां पर आपको पायोन का पता नहीं कितना एनर्जी है, तो लेकिन ऑर्डर तो आपको मालूम है ना, इसका ऑर्डर कितना है एनर्जी पायोन का, तो पायोन का ऑर्डर हम लोग देख सकते हैं, इसका होगा m पाई c स्क्वायर, ठीक है। तो m पाई c स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारे पास mp c स्क्वायर बटा 6,
तो इसका थोड़ा आप कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर रखिए इसको, एप्सिलॉन का वैल्यू रखिए आप, Q1 Q2 दोनों का चार्ज देखिए, इसके ऊपर तो पाई नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, प्रोटॉन है तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही हो गया 1.6 × 10⁻19। ये सब निकाल करके इंपैक्ट पैरामीटर निकालिए, यहाँ रखिए, सिग्मा टी आप निकालिए, तो आप देखेंगे इसका वैल्यू कितना आता है। इसका वैल्यू आप देखेंगे 10 बार्न के अप्रॉक्स आएगा। 1 बार्न होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मेरा आंसर तो 10 बार्न आ रहा था, बाकी इसका आंसर की जारी नहीं किया है नेट के द्वारा, ठीक है, मतलब वैसे डाउनलोड नहीं होगा, आप देखेंगे तो। बाकी जिसने पेपर दिया था वो चेक कर सकता है इसका आंसर क्या आ रहा है नेट के अकॉर्डिंगली, बट मेरा आंसर यहाँ से आप देखेंगे, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे 10 बार्न के लगभग इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इन द CSIR नेट एग्जाम बेस्ड ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो होप आपको आज के लेक्चर अच्छा लगा होगा। कंप्लीट हमने डिस्कस किया एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।